प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में। इसमें हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हमारा किरचॉफ के नियम है कक्षा 12 भौतिकी में। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से आप किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टाइम लूँगा, छोटा से छोटा करने की कोशिश करूँगा ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। तो इसमें किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद पास का नियम है और वो इसमें लगेगा। सबसे पहले बताते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, ये काम आता है किसी अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए। मतलब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है कितनी ओम है। तो इसको पता, सपोज एक्स ओम है, तो इसे पता करने के लिए हम ये अरेंजमेंट करते हैं। और जो इसका अरेंजमेंट है, इसकी जो रचना है, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं और जिनमें से एक अननोन होगा। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, बाकी इन तीनों की वैल्यू हमें पता होगी। अब हम इन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहले इन दो को लगा देते हैं, पी और क्यू को लगा दो या पी और आर को लगा दो। पहले इन दो को लगा देते हैं, किन्हीं दो को जो हमें नॉन है। अब हम तीसरे रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज करते हैं, इसकी वैल्यू को, कि जो हमारे पास एक यहाँ आप देख रहे होंगे ये आर्म है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब करंट यहाँ से जाएगी, जो बैटरी लगी है नीचे, तो जब इसमें करंट जाएगी तो होगा क्या, करंट आपकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को फ्लो करेंगे, तो करंट उसके अपोजिट, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो आई करंट यहाँ पे हमने शो कराई है। तो ये आई करंट जब यहाँ से जाएगी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और अगेन जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से फिर 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए थी, एक यहाँ एक यहाँ। लेकिन हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं, पी आर जो नॉन हमारे पास रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू हमें पता है, उनको इस तरह से अरेंज करना है कि इस वाली आर्म में कोई भी करंट ना जाए। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है और गैल्वेनोमीटर ये पता करता है कि इसमें करंट आ रही है नहीं आ रही है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट का डिटेक्शन करता है, वो ये बताता है कि करंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं, पी आर क्यू को, जो नॉन है, कि यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो इस वाली आर्म में, यानी कि यहाँ कोई धारा ना जाए, कोई भी करंट ना जाए। तो जो करंट यहाँ से जाएगी वो करंट यहाँ से निकल जाती सीधे, और इसी तरह जो यहाँ से जाती है वो ऐसे करके यहाँ से आगे निकल जाती है। तो इस प्रकार से जो ये कंडीशन होती है पर्टिकुलर, जिसमें जी में डिफ्लेक्शन 0 है, तो उसे कहते हैं बैलेंस की स्थिति या संतुलन की अवस्था। जो ये ब्रिज हमने बनाया है 4 रेजिस्टेंस का, तो इसकी बैलेंस की कंडीशन यही है कि इस वाली आर्म में कोई भी करंट ना जाए, I = 0। तो ये इसकी कंडीशन है। अब इसे किस तरह से, इसमें हमने अब सीधे करना है, किरचॉफ की लॉ अप्लाई करने हैं। तो एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है। तो पहले लूप में मैंने डायरेक्शन दिखाई है, इस तरह से क्लॉकवाइज हम जाएंगे। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ से ऐसे इस तरह जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं, इस तरह हम जाएंगे। तो देखो I1 और इसके साथ रेजिस्टेंस है P, I1 P। अब यहाँ से जाएंगे, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ से वापस आएंगे तो देखो अब हम करंट नीचे को जा रही है और हम बैक आ रहे हैं वापस। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा कि जो हमारे पास दूसरा है I2 और R है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -I2R, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इस वाले को, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I1P इधर रह जाएगा, I2R और राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी। सेम हमने सेकंड लूप में करना है। सेकंड लूप हमारा BCDB, ये सेकंड लूप है। और इसमें जब हम किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे, इसे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऐसे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने ये देखा था कि सिग्मा IR = सिग्मा E। अब आपको होगी राइट हैंड साइड में E नहीं आ रहा है, तो लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 लिखा है, क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी है, बैटरी है ही नहीं, सेल है ही नहीं कोई, तो इसलिए सीधे 0 लिखना है। इसकी जो सिग्मा E है उसकी वैल्यू सीधे 0 लिखनी है। चलिए अब इसमें अप्लाई करते हैं वही रूल फिर से। तो देखो I1Q करंट के डायरेक्शन में जा रही है, प्लस आएगा, और
अब यहाँ आएंगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट आगे जा रही है, हम वापस आ रहे हैं इस तरह घूम के ऐसे, तो ये आ जाएगा माइनस का I2S। I2 करंट है और S प्रतिरोध है। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, नो करंट, इसलिए जो भी रेजिस्टेंस होगा G इसका रेजिस्टेंस होगा तो जीरो आ जाएगा क्योंकि करंट जीरो है। आप देखते हैं राइट हैंड साइड में E आना था सिग्मा E, इसमें कोई भी सेल नहीं लगा है इसलिए सीधे जीरो लिख दो। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो I1Q इक्वल टू I2S। अब जो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और बचते हैं P/Q इक्वल टू R/S। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला है P/Q इक्वल टू R/S, यही हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु का फाइनल रिजल्ट है। और इसी बेस से हम S को फाइंड करते हैं। तो सपोज़ जैसे P की वैल्यू 10 ओम है और Q की वैल्यू 10 ओम है, R की वैल्यू 5 ओम है, तो S भी आपका आप फाइंड करोगे तो 5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें पता होंगी और एक हम पता कर लेंगे S को। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सिंपल सा है। अब अगला इसी पे बेस है, जो इसका प्रिंसिपल है हमारे पास P/Q इक्वल टू R/S, इस पे बेस है, तो वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक आपके पास व्हीटस्टोन सेतु का एप्लीकेशन है, तो इसे भी समझ लेते हैं। इसका डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है ये। तो ये दिखता है असल में इस तरह का, आप देख सकते हैं। इसे मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। ये जो आप तार देखेंगे यहाँ से 2 पिन के बीच लगा हुआ है, तो ये तार होता है 1 मीटर का। और ये होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन का, ये अलग तरह का एक एलॉय है, मिश्रित धातु है, जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। क्योंकि आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे लगातार तो ये हीट अप हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा वायर यूज़ करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। जो 1 मीटर का वायर लगा रहता है ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन का होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनिन का वायर क्यों यूज़ करते हैं या फिर कौन सा वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सर्च आउट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अब सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है कि यहाँ पे 2 पिन लगी हैं, इनके बीच आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग प्रतिरोध आपको चाहिए होते हैं। तो आपको 1 ओम का चाहिए, 2 ओम का चाहिए, जो भी चाहिए आप इस बॉक्स को एडजस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जितने ओम का चाहिए उसकी रेंज होती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है। अब मीटर ब्रिज का काम क्या है? मीटर ब्रिज का काम है कि अगर हमारे पास कोई वायर है, नॉर्मल वायर, और हमें उसका रेजिस्टेंस पता करना है, तो हम उसे मीटर ब्रिज पे लगा देते हैं। इस जगह पे, इस पॉइंट पे उसे लगा देते हैं। और जब हम मीटर ब्रिज पे इस पॉइंट पे किसी वायर को लगा देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। इससे अटैच कर देते हैं। और हमारे पास एक पेन टाइप का होता है जिसे जॉकी कहते हैं, उसे हम इस पर इधर उधर घुमा सकते हैं। बेसिकली वो चालन करता है। मतलब यहाँ पे जब उसे हम, जो हमारे पास जॉकी होगी, पेन टाइप का आप समझ लो, पेन होगा, उसे यहाँ पे ले जाएंगे, हाथ से पकड़ना उसे, उस पर वायर लगा रहता है, तो उसे हम इधर उधर खिसका सकते हैं, ऐसे करके खिसका सकते हैं। तो जो करंट एक यहाँ से आएगी, ये अलग से उसे डिवाइड कर देता है। तो चित्र में समझते हैं हम। जो हमारा डायग्राम है ये आपको सिंबॉलिक डायग्राम है कि भी मीटर ब्रिज कैसा दिखता है। तो मीटर ब्रिज का काम है कि कोई वायर है, हमारे पास तार है, नॉर्मल सा तार, तो इसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पता करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और ये काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे, P/Q इक्वल टू R/S पे ये काम करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा, हाँ, तो शुरू करते हैं, इसे भी कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये हमारे पास मीटर ब्रिज का डायग्राम है। इसमें आप देख लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, यहाँ पे ये तार लगा है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। और इस तरह से यहाँ पे आपके पास नीचे देखते हैं 1 मीटर लंबा तार लगा है, ये वाला जो एंड इसके A और C हैं। तो 1 मीटर लंबा है, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और गैल्वेनोमीटर पे आगे एक जॉकी होती है, स्लाइडिंग जॉकी, जिसे आप इधर उधर खिसका सकें। तो जैसे ही हम उसे B पॉइंट पे हमने उसे टच करा रखा है, तो यहाँ से जो भी करंट आएगी वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, या फिर जो वायर आपका है वो 2 पार्ट में डिवाइड हम उसे मानते हैं। एक पार्ट की लंबाई अगर L है तो दूसरे की
क्योंकि 100 सेंटीमीटर लंबा है तो 100 माइनस L इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रतिरोध बॉक्स से रेजिस्टेंस चूज कर लेते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट इस तरह से करते हैं, इस जॉकी को स्लाइड करते हैं इस वायर पे इधर उधर। तो माना हमने बी पॉइंट पे उसे स्लाइड किया है, यहाँ पे अटैच करके रखा है, तो ये बी पॉइंट पे इसलिए अटैच रखते हैं कि यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है। जैसे जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का था कि उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। इसमें डिफ्लेक्शन 0 आता है इस पॉइंट पे। सपोज इस पे आ रहा है, कहीं पे भी आ सकता है, वो इस कोने पे भी आ सकता है। आप इस जॉकी को इस कोने पे लगाओगे या इस कोने पे लगाओगे तो इस तरह से होता है इसमें। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है ये P की तरह बिहेव करते हैं, ये Q की तरह, ये R की तरह, ये S की तरह। 4 प्रतिरोध हमारे पास हो गए। क्योंकि ये वायर है, तार है, इसका ओबियसली इसका प्रतिरोध होगा अपना, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे। हम ये मानेंगे जो हमारे पास तार है, जो AC पूरा तार है, उसकी पर यूनिट पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है वो R है, स्मॉल r है, ठीक है। तो जो L सेंटीमीटर का होगा वो L इंटू R हो जाएगा रेजिस्टेंस, जिसे हमने P से दिखा रखा है। इसी प्रकार जो Q हमारे पास है, इसकी लंबाई है 100 माइनस L सेंटीमीटर, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैंने कैपिटल R लिख दिया, तो यहाँ पे स्मॉल r आएगा। 100 माइनस L इंटू स्मॉल r, ये कैपिटल R को आप इग्नोर करना, इतना आ जाएगा। अब हमने सीधे सीधे क्या करना है, जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, ब्रिज का सिद्धांत है, P/Q इक्वल टू R/S, उसे कर लेंगे। तो P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है, इन्हें हम रख लेंगे। तो यहाँ R से R डिवाइड कैंसिल हो जाएगा और बचेगा L/100 माइनस L इक्वल टू R/S। और S को हम सिंपली आप सरल कर लेंगे, S यहाँ आ जाएगा और ये सब उल्टे हो जाएंगे, दूसरे साइड चले जाएंगे। तो 100 माइनस L न्यूमरेटर में आ जाएगा अंश में, और ये डिनोमिनेटर या हर में चला जाएगा। तो ऐसा आपके पास इतना मिल जाएगा, R इंटू 100 माइनस L/L। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से किसी जो हमारे पास वायर है अज्ञात तार, उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब इसमें सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको। सवाल एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो वायर होता है वो कौन सा होता है, किस चीज़ का बना होता है और क्यों यूज़ करते हैं उसी को क्यों यूज़ करते हैं। तो जो आपका कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेटिन है, तो एक तरह से वो क्या है, एक मिश्र धातु का बना रहता है जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी 0 होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो इसलिए उसे यूज़ करते हैं। वरना क्या होगा कि इसमें करंट जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह इसलिए इसे यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें जो ये स्ट्रिप होती हैं, ये चौड़ी दिखा रखी हैं, कि ये चौड़ी क्यों होती हैं, इसमें पतली स्ट्रिप क्यों नहीं लगाते, पतला तार क्यों नहीं लगाते इसमें, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि जो चौड़ी स्ट्रिप होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा होगा तो उतना रेजिस्टेंस कम होता है। आपको पता होगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वायर हमारे पास है या कोई भी चीज़ है मेटल का, तो उसका अगर एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसलिए ये चौड़ी पट्टियाँ आप देख रहे हैं, इनका यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि इनका रेजिस्टेंस कम से कम हो और जो मेजरमेंट हम करना चाह रहे हैं वो सही हो जाए। तो इसके आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगली वीडियो में कुछ और देखेंगे इस चैप्टर का। तो थैंक यू।